नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का ये जो दिसंबर वाली मैगजीन है 2016 की, इसके हैंड रिटन नोट्स की समरी है ये। और इसमें जैसे हम लोगों ने अभी नवंबर की पूरी समरी आपको अपलोड की थी, तो कई सारे लोगों ने बोला था कि इसको कंटिन्यू रखो। तो इसीलिए इसमें फिर दिसंबर की जो मैगजीन है वो मैं जो सबसे पहले ज़्यादा ज़्यादा लेटेस्ट है उसको पहले अपलोड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद अक्टूबर की करूँगा। इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं और ये अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनकी ये यूपीपीएससी टारगेट वाले ग्रुप में ये अपने नोट्स अपलोड करते हैं, तो आप उस ग्रुप से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें दिसंबर की समरी है, देखिए। समरी तो ये हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के देखेंगे इसमें, कि जो भी इंग्लिश वाली न्यूज़ थी और जो इंग्लिश टर्म है वो भी मैं बता दूंगा, तो इंग्लिश में होगी पूरी समरी। सबसे पहले जैसे नेशनल न्यूज़ देखेंगे तो GSAT-18 का सफल प्रक्षेपण हुआ है, यानी कि इंडिया का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-18, ये लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? यूरोपियन का एरियन 5VA231 लॉन्च व्हीकल के द्वारा। और ये सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। इसका मिशन है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एक्चुअली। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है जैसे कम्युनिकेशन जो भी मीडियम्स हैं। और इसका वेट है 3404, 3500 kg के आसपास है। इसकी जो ड्यूरेशन है 15 साल की है। और इसका जो इसकी पोजीशन होगी 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में होगी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी कि 74 डिग्री पूर्व भू स्थिर में। और इसरो के अंतर्गत जो वर्किंग सैटेलाइट्स हैं अब 15 हो गए हैं ये। GSAT-18 इसरो का एरियन, जो यूरोपियन की एरियन लॉन्च जो कंपनी है, व्हीकल कंपनी, उसके द्वारा प्रक्षेपित 20th सैटेलाइट है ये। तो पहली न्यूज़ ये थी। सेकंड न्यूज़ है रूपा गांगुली। रूपा गांगुली को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया है ये आर्टिकल 80 के तहत। और ये नवजोत सिंह सिद्धू ने, क्योंकि बीजेपी से रिजाइन कर दिया था, तो उसके इसीलिए एक सीट वैकेंट हुई थी, उसकी जगह पे वेस्ट बंगाल की रूपा गांगुली को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया है। ये वही वाली सीट है जैसे कि राज्यसभा में 200, ये जितनी भी जो 12 लोग जो नॉमिनेट होते हैं, उसमें से ये नॉमिनेट वाली हैं ये, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तीसरी न्यूज़ है तेलंगाना में 21 नए डिस्ट्रिक्ट का गठन हो गया, यानी कि देखिए, जब तेलंगाना का पार्टीशन हुआ था आंध्र प्रदेश से, तब तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे। अब 21 और डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं तेलंगाना में। फिर सिक्किम, देखिए सबसे पहला, ये क्वेश्चन आप एकदम याद कर लीजिए, सब एग्जाम में आ सकता है ये, कि सबसे पहला जो ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त जो स्टेट है वो था सिक्किम। और सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश सेकंड हो गया ऐसा स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री। तो हिमाचल प्रदेश बिकम्स इंडिया सेकंड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, एंड नाउ हिमाचल प्रदेश विल गेट 9,000 crore फंडिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो पहला था ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट सिक्किम, दूसरा हो गया ये हिमाचल प्रदेश। 28 अक्टूबर 2016 को हुआ है। उसके अलावा ये जो आंध्र प्रदेश और गुजरात है, ये शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, घोषित हो गए हैं 2 अक्टूबर 2016 को। यानी कि अभी जो अर्बन एरियाज हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात के, वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अबू धाबी के जो क्राउन के जो प्रिंस हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन, काफ़ी लंबा नाम है ये, इसीलिए देखिए लिखा हुआ है मोहम्मद बिन जायद अल नहयन, ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। और ये हमारे 68th रिपब्लिक डे होगा, यानी कि 68th जो गणतंत्र दिवस होगा अगले साल 2017 में, उसके चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। तो इसलिए इनका नाम आपको जानना चाहिए। ये फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली स्टेट पीसीएस एग्जाम में, एसएससी में, और इन सब जितने भी एग्जाम्स हैं। फिर ये इंटरनेशनल की न्यूज़ है। ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था दिसंबर 2015 में, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 भी बोलते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए काफ़ी, मतलब वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम है ये। देखिए मैंने इसीलिए अलग से नोट लिखे हुए हैं इसमें, जो कि विद इन द UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बना है। तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें देखिए 200 से ज़्यादा कंट्रीज आई हैं इसमें। और ये इट केम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016, ये 4 नवंबर 2016 को ये फाइनली इफेक्टिव हो गया। और इसमें यही था कि जो भी वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ये 2 डिग्री तक रखना है इनको, इन सब लोगों ने ये मतलब
एक एम टाइप का लिया है कि 1.5 डिग्री, बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होना चाहिए केवल, जो कि ये प्री इंडस्ट्री लेवल से था ये। और जो कार्बन एमिशन है उसके लिए फिर कई सारे स्टेप भी लिए जाएंगे। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको $100 बिलियन फंड भी देंगे। तो यही सब है इसमें, और भी कई सारे ये जो सोलर एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी उस पर फोकस किया जाएगा। और उसमें ये तब ये आना था जब 55 कंट्रीज को रेटिफाई कर दें, जो कि 55% ऑफ द ग्लोबल इमिशन, जितना भी वर्ल्ड में ग्लोबल इमिशन होता है उसमें 55% का कंट्रीब्यूशन जो भी कंट्रीज करती हैं, जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान, इंडिया। तो वो जब 55 कंट्री रेटिफाई अब कर दिया, अब तो 62 ने बल्कि कर दिया है, तो वही उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि 4 नवंबर 2016 से लागू हो गया है, 4 नवंबर 2016 से इम्प्लीमेंट हो गया है। और टू कम कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, इसका ये मेन उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उसके पहले के लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस बढ़े। और बल्कि इसमें कई सारे टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस ले लिए हैं कि 1.5 डिग्री तक, सिर्फ 1.5 डिग्री तक इस डिकेड के, इस मतलब सेंचुरी के एंड तक लाने की बात है। वही है कि 100 साल में, मतलब जो 2 डिग्री की बात चल रही है, 1.5 से 2 डिग्री की, सिर्फ ये सब लोगों की कोशिश है कि 1.5 से 2 डिग्री सिर्फ बढ़े। और फाइनली ये COP 21 बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, दिसंबर 2015 में जो पेरिस में समिट हुई थी उसमें ही हुआ था। सबसे पहला देश जिसने रेटिफाई किया था वो था फिजी। और ये 2 अक्टूबर 2016 को, यानी कि गांधी जयंती के दिन, भारत ने भी फाइनली रेटिफाई कर दिया इसको। और भारत इस समझौते को, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने वाला 62nd कंट्री हो गया है। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है ऐसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया कौन सा कंट्री हो गया है ये पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने वाला, तो 62nd कंट्री हो गया है। फिर ग्रीन हाउस गैसों के जो प्रमुख, जहाँ से इमिशन होता है या उत्सर्जक देश हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा तो चाइना है ग्रीन हाउस गैसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया, और कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। उन सब में चाइना नंबर 1 पे। चाइना में वर्ल्ड में जितना भी इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, 20% देखिए चाइना से होता है, यानी कि 1/5। सेकंड नंबर पे यूएसए है 17.89, थर्ड पे रशिया है 7.53, फोर्थ पे इंडिया भी है, फिफ्थ पे जापान। तो ये ग्रीन हाउस का जितना भी इमिशन होता है उसमें ये भागीदारी चाइना नंबर 1 पे है। फिर दूसरी न्यूज़ है, ये जो रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी इंडिया की यात्रा थी, और ये इंडियन इकोनॉमिक समिट में पार्ट ये भागीदारी करने के लिए आए थे। और ये बाइलेटरल और जो भी इंडिया श्रीलंका के रिलेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। तीसरी न्यूज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालदीव्स जो कि एक आइलैंड कंट्री है इंडिया के साउथ वेस्ट में, ये जो लक्षद्वीप वाला हमारा ये आइलैंड है सीरीज, उसी के जस्ट नीचे है मालदीव। मालदीव में एक्चुअली कई सारे आरोप लग रहे थे कि जो अभी के यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन, वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप के हैं। और जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे, नौशाद करके थे, वो उन पे काफ़ी ज़्यादा ये पुरानी दुश्मनी टाइप की निकाल रहे हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब ख़त्म कर दी उनको, उन पे कई सारे आरोप लगा दिए थे और उनको बंद बंद कर दिया था। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ में कई सारी आवाज़ें उठने लगी थी कि मालदीव में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। तो इसीलिए मालदीव ने कॉमनवेल्थ छोड़ दिए फाइनली। कॉमनवेल्थ वही एक ग्रुप है ऐसा कि जो भी ब्रिटिशर्स, देखिए एक टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे राज किया था, तो ब्रिटिशर्स के अंदर अंदर जो जो भी कंट्रीज रहे थे, जो भी कॉलोनी रही थी ब्रिटिशर्स की, उन वो सब कंट्री कॉमनवेल्थ में है। और मालदीव ने अभी छोड़ दिए, तो मालदीव क्विट्स कॉमनवेल्थ ओवर एलिज्ड राइट्स अब्यूजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर ब्रिक्स का 8th समिट हुआ था गोवा में, ये मैं आपको पूरी समरी का वीडियो बना चुका हूँ, आप इसमें देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है इसमें एनालिसिस। तो गोवा में हुआ था 15 से 16 अक्टूबर को। थीम क्या थी, बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। तो BRICS और ब्रिक्स आउटरीच के तहत इस बार पहली बार बिम्स्टेक कंट्री जो थी उनको भी आमंत्रित किया गया था। गोवा डिक्लेरेशन यानी कि गोवा सहमति पत्र, ये किससे रिलेटेड है, ये है ब्रिक्स से रिलेटेड। और 3 और सहमति पत्र पर सिग्नेचर किए गए थे। और ब्रिक्स एग्रीकल्चर
देखिए, प्रतियोगिता दर्पण की जो दिसंबर की 2016 की मैगजीन है उसकी हैंड रिटन समरी है ये। और ये अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं, हिंदी में है लेकिन मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है हर जगह, कि ताकि इंग्लिश में आपको समरी बताई जाए पूरी। तो जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो रहा है मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी बता रहा हूँ। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड पार्ट है ये। ब्रिक्स का ये 8th जो समिट हुआ था उसकी मैंने एक अलग से पूरी वीडियो समरी बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने नोट किए हुए हैं, फैक्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ब्रिक्स का जो 8वां समिट था वो गोवा में हुआ था। सबसे पहली बात तो ये। और ये 15 से 16 अक्टूबर के बीच में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस, यानी कि BRICS। तो BRICS को इन्होंने कुछ इलेबोरेट कर दिया। और इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को भी बुलाया गया था। देखिए, बिम्स्टेक का क्या फुल फॉर्म है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पाकिस्तान नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान को इसीलिए नहीं बुलाना था, इसीलिए बिम्स्टेक को बुलाया, इसलिए सार्क को नहीं बुलाया। जनरली सार्क को बुलाते थे, और जनरली जब भी कोई इंडिया में समिट होती है तो नेबर कंट्रीज को बुलाया जाता है। इंडिया ने इस बार थोड़ा लीग से हटके पाकिस्तान को नहीं बुलाया था। तो बिम्स्टेक कंट्री को याद करने की देखिए ट्रिक है। बिम्स्टेक के कौन कौन से मेंबर हैं? बिम्स्टेक के मेंबर हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, यानी कि 7 मेंबर हैं। और बिम्स्टेक जो वर्ड है वो भी 7 वर्ड का है। तो BIMST तक तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि B से हो गया बांग्लादेश, I से हो गया इंडिया, M से हो गया म्यांमार, S से हो गया श्रीलंका और T से हो गया थाईलैंड। लेकिन EC की जगह आप ये याद रखिएगा कि मतलब जो लास्ट वाले वर्ड हैं दो, उसकी जगह भूटान और नेपाल है, पाकिस्तान नहीं इसमें। बस ये आप याद रखिएगा जरूरी। तो बिम्स्टेक कंट्री के मेंबर को याद रखने की मैंने ट्रिक भी बता दी। बिम्स्ट BIMST तक कंट्रियों प्लस नेपाल भूटान इसमें ऐड कर दिएगा। फिर ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म की स्थापना हुई इसमें, ब्रिक्स 8 समिट में। सब देखिए, सबसे बड़ी बात है जो गोवा डिक्लेरेशन है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि गोवा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। उसमें फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है? ब्रिक्स। गोवा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। फिर ये जो 9th समिट होगी वो चाइना में होगी, शियामेन करके जगह है, वहां पे होगी 9th समिट 2017 के सितंबर में। ब्रिक्स देशों का पहला फिल्मोत्सव कहाँ पे हुआ? इस बार नई दिल्ली में हुआ। कई सारे इनिशिएटिव लिए थे इस बार ब्रिक्स ने। फिर ब्रिक्स देशों का पहला व्यापार मेला यानी कि ट्रेड फेयर कहाँ पे हुआ? वो भी न्यू दिल्ली में हुआ। ब्रिक्स देशों का अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? वो हुआ गोवा में। फिर इंडिया और रशिया की बैठक, यानी कि इंडिया और रशिया की मीट भी हुई थी, क्योंकि ब्रिक्स में से जितने भी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है, ब्राजील है, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसीलिए जब भी इंडिया में आए थे तो वो कुछ बायलेटरल टाइप की समिट भी हो गई थी और बैठकें भी हो गई थी। 17th ये इंडिया और रशिया के बीच में शिखर बैठक हुई थी। 17 समझौते हुए, 3 डिफेंस रिलेटेड इसमें एग्रीमेंट हुए थे, रक्षा से क्षेत्र से रिलेटेड। इसमें S जो 400 मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में ये डील हुई है इंडिया और रशिया के बीच में। ये भी गोवा में हुआ है इंडिया रशिया की बैठक। $5 अरब यानी कि $5 बिलियन की, 3300 करोड़ रुपए के आसपास है ये। जो ये S-400 होता है, लॉन्ग रेंज एंड ये एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसकी खरीद के लिए हुई है डील ये। S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ, आप एक वीडियो में उसमें देख लीजिएगा। उसके अलावा भी एडमिरल ग्रीको रोविच क्लास के 4 युद्धपोतों की भी खरीद करेगा इंडिया। उसके अलावा इंडिया में जो कामोव, KAMOV करके एक ये हेलीकॉप्टर होते हैं, तो वो ज्वाइंट प्रोडक्शन चालू होगा इंडिया में। इंडिया और रशिया मिल के बनाएंगे उसको, ज्वाइंट प्रोड्यूस करेंगे। फिर ये जो पॉलिटिकल की जो भी इंडिया और रशिया के जो राजनीतिक संबंध है उसकी 70th वर्षगांठ थी। और 2000 जो 18th ईयर है उसको इंडिया रशिया के बीच में पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि टूरिज्म ईयर। फिर मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग, मुंबई इंडिया का, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के बीच में सिस्टर सिटी जो रिलेशन है उनकी 50th वर्षगांठ थी मतलब इस बार। तो ये है इंडिया और रशिया की बैठक हुई और कुछ पॉइंट। सार्क सम्मेलन इस बार कैंसिल हो गया था। 19th जो सार्क समिट था पाकिस्तान में होना था, इस्लामाबाद में। और फिर ये इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसमें वो था कि इंडिया वाले नहीं जाएंगे, और फिर इंडिया को सपोर्ट और भी कंट्री ने किया था, जैसे भूटान ने किया था। तो इसलिए फाइनली वो जो सार्क समिट थी, क्योंकि नेपाल इससे पहले था तो उसने ये
डिसाइड किया कि इस बार कैंसिल हो जाएगी लीडरशिप 18th वाले की, वो नेपाल के पास थी, तो इसीलिए फाइनली ये जो द छेस जिसको बोलते हैं सार्क समिट इस्लामाबाद में होनी थी, कैंसिल हो गई थी, स्थगित हो गई। फिर ये कुछ और न्यूज़ है इंटरनेशनल की। माइकल टेमर ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए हैं, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इनका नाम है माइकल टेमर। इसलिए बन गए क्योंकि ब्राजील की जो पुरानी राष्ट्रपति थी डिल्मा रोजेफ, उनका इम्पीचमेंट हो गया है और ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं माइकल टेमर। इंडिया की यात्रा पे आए थे वही ब्रिक्स समिट के लिए। क्या उद्देश्य था ब्रिक्स समिट में भाग लेना और बायलेटरल जो भी डिस्कशंस हैं, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मेन पॉइंट है कि माइकल टेमर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये आप याद रखिएगा। जॉन की आए थे, ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा थी और बायलेटरल टाइप की थी। 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एक सबसे अच्छा बड़ा समझौता था इसमें इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में कि कोची केरला में जो कि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो न्यूजीलैंड के कॉरपोरेशन से हो रहा है। फिर और अगली न्यूज़ है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग, उनकी भी भारत यात्रा हुई थी अभी। ये देखिए ये दिसंबर की मैगजीन है, उसमें अक्टूबर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर है, तो वही ये न्यूज़ है। तो ये जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए थे उनकी क्या क्या उद्देश्य थे, वही बायलेटरल और कुछ एग्रीमेंट हुए इंडियन गवर्नमेंट के साथ, 2 समझौते हुए राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। अगवानी की थी राव इंद्रजीत सिंह ने जो कि राज्य मंत्री हैं। और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश का अभी जैसे पार्टीशन हो गया है, तो उसकी जो कैपिटल थी पहले वो थी हैदराबाद, अब तो हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल जो बनानी है वो बना भी लिए, जो उसका नाम मतलब बना लिए, बना रहे हैं ये अमरावती जो होगा। तो इसका जो डेवलपमेंट होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल होगी अमरावती, उसका डेवलपमेंट इंडिया आंध्र प्रदेश की सरकार और सिंगापुर के कॉपरेशन से होगा। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है वो उसका विकास किसके सहयोग से हो रहा है, तो सिंगापुर के सहयोग से हो रहा है। फिर ये है कि डॉक्टर ऑंग सॉन्ग सू की जो कि म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी, जबकि इनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी से जीती थी, 80% वोट इनके थे। लेकिन ये प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि म्यांमार का एक रूल है, लॉ है वहाँ का, कि अगर कोई भी आपसे आपका रिलेटिव मतलब हस्बैंड या फिर जो भी सन है, अगर वो उनकी फॉरेन सिटीजनशिप है तो आपको जो भी म्यांमार का जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट वो नहीं मिलेगी। इसीलिए फिर हितिन क्या करके एक प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो आंग सांग सूकी के पपेटी हैं वो। इनकी भी भारत यात्रा हुई थी भाई, क्योंकि ये देखिए बिम्स्टेक का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है म्यांमार, और ब्रिक्स में बिम्स्टेक को बुलाया गया था क्योंकि पाकिस्तान को नहीं बुलाना था, इसीलिए सार्क को नहीं बुलाया गया, सार्क में पाकिस्तान है। उनकी यात्रा हुई थी, 3 एग्रीमेंट पे हुए थे साइन। और फिर ये भारत जो है वो म्यांमार सरकार के अनुरोध पर बोध गया बिहार में स्थित 2 बौद्ध मंदिरों तथा किंग मिडन व किंग बे गीडा जो शिलालेख हैं उनको रिनोवेट करने के लिए मतलब एग्रीमेंट ये चालू करेगा, इंडिया जल्दी से करेगा इनको रिनोवेट। फिर ये अगली न्यूज़ है कि यूएस ने म्यांमार के खिलाफ जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे वो हटा दिए। वो इसीलिए लगाए थे क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री जो रिजीम थी, जनता गवर्नमेंट थी, मिलिट्री जनता, और वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। तो यूएसए अपना ये प्रोपेगेंडा चलाता रहता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है, वो जैसे रशिया के खिलाफ भी लगाया था। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। फिर ये इकोनॉमी की न्यूज़ है कुछ। एक जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी, आय घोषणा योजना, 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक चलाई थी, कि ज़्यादातर लोग आएँ और अपनी इनकम डिक्लेरेशन कर दें और जो भी पैसे पे टैक्स नहीं दिया है तो उसको दे दें। तो इसमें 65,000 के करीब लोग आए, आय घोषित की, और 65,000 करोड़ रुपए कम से कम मिला था इसको और काला धन के रूप में। और फिर ये उससे 29,362 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। फिर उसी के बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो लिया है, डीमोनेटाइजेशन ये कर दिया है 500 और 1,000 रुपए के नोटों का। तो वही जो भी ब्लैक मनी के प्रिवेंशन में स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उन्हीं के से रिलेटेड है ये। फिर ये आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, तो चौथी जो ये बाई मंथली जो रिव्यू होता है आरबीआई के द्वारा, उसमें रेपो रेट को 0.25% कम कर दिया गया, यानी कि 25 बीपीएस पॉइंट से। रिवर्स रेपो को भी कम कर दिया गया, बैंक को भी कम कर दिया गया।
और ये मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है, सीमांत स्थायी सुविधा, इसको भी कम कर दिया गया 0.25। लेकिन कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4%। प्रतियोगिता दर्पण की दिसंबर की 2016 की मैगजीन जो आती है उसकी हैंड रिटन समरी है, ये अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये, और ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट कर चुके हैं, ये दिसंबर की है। सबसे पहले मैं लेटेस्ट वाली कर रहा हूँ, फिर इसके बाद अक्टूबर की करेंगे। आप कमेंट बॉक्स पे कम से कम कमेंट करके बताते रहिए कि आपको अक्टूबर की चाहिए कि नहीं। नहीं तो फिर मैं सोचूं कि अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं दिसंबर के बाद जब जनवरी की आएगी तो ही करूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 27 तारीख है, 27 नवंबर से पहले कल तक आपको ये दे दूंगा मैं, लगभग 6 महीने की समरी जो भी करंट अफेयर्स की है। तो ये थर्ड पार्ट है, इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इकोनॉमी की न्यूज़ देख रहे थे हम इसमें। इंग्लिश वाले टर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के दोनों। हिंदी में रिटर्न है लेकिन इंग्लिश वाले टर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये मौद्रिक नीति यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी, फोर्थ जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी थी आरबीआई की, उसमें 25 बीपीएस यानी कि जो बेसिस पॉइंट्स को कम कर दिया गया है। उसमें रेपो दर यानी कि जिस रेट पे बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसको भी 0.25% कम कर दिया गया, तो 6.25 हो गया है। रिवर्स रेपो यानी कि जब आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी खींचनी होती है तो आरबीआई बैंक को पैसे बैंक से लेता है और फिर उस पे जो ब्याज देता है, तो 5.75 हो गई है। उसमें भी 25 बीपीएस की कमी कर दी गई। बैंक दर यानी कि बैंक रेट, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं वो होता है बैंक रेट यानी कि बैंक दर, उसमें भी 0.25% की कमी कर दी गई है। एमएसएफ 6.75 हो गया है, और जो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नकद आरक्षण अनुपात वो उतना ही है, 4% है। थर्ड न्यूज है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 97th प्लेस है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए, जितने भी इंडेक्स होते हैं ना, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा पहले तो कि जो भी इंडेक्स है उसमें पहली बात तो इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया का क्या स्थान है, और उसको किसने पब्लिश किया है। ये दो चीजें पहले आप याद रखिए। फिर उसके बाद कुछ और फैक्ट याद रखने चाहिए कि जैसे इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें इंडिया का क्या अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब इंडिया उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान से और श्रीलंका से कि नहीं। दो चीजें आप याद रखना, पहले तो इंडिया का रैंकिंग किसने पब्लिश किया है। तो इंडिया का रैंकिंग क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 97th है, और टोटल 118 देशों को इसमें किया गया इवेलुएट। सबसे खराब स्थिति है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। चाइना 29 पोजीशन पे, नेपाल, चाइना नेपाल भी हमसे बेटर है। नेपाल 72 है, और म्यांमार 75th है, श्रीलंका 84th है। इवन बांग्लादेश भी हमसे बेटर है, 90th। सिर्फ पाकिस्तान हमसे खराब कंडीशन में है, 107th। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की स्थिति वही से काफी ज्यादा खराब है। और इसको पब्लिश कौन करता है, वॉशिंगटन यानी कि यूएसए स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IFPRI। आपने सुना होगा ये IFPRI। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये यूएसए में लोकेटेड है। इफ प्री यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इंडिया की रैंकिंग है 97th। ये दो फैक्ट याद रखिएगा बस। इंडिया ने पाकिस्तान से सिर्फ बेटर परफॉर्म किया है, बाकी किसी से नहीं। फिर 2017 और 16 के लिए जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसमें IMF ने अपना फोरकास्ट किया है कि वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी उसमें कितनी ग्रोथ होगी। 2016 के लिए 3.1 जीडीपी ग्रोथ है, और 2017 के लिए, मतलब 2016 के लिए 3.1 थी, और 2017 में उसने बढ़ा दी 3.4 हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी IMF को लग रहा है ऐसा कि सब बेटर हो रही हैं। इंडिया के अगर देखेंगे तो इंडिया का जो फोरकास्ट है 7.6% होगी 2017 के हिसाब से, 2017 में मतलब। फिर ये देखिए, ये काफी वैसी न्यूज थी, चौंकाने वाली टाइप की थी कि ये मैं शायद मेरे से भी स्किप हो गई थी। वर्ल्ड की अगर टॉप इकोनॉमीज देखें आप, वर्ल्ड की, विश्व की जो बड़ी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, अगर आप जीडीपी विनिमय रेट, ये रेट के हिसाब से देखेंगे, नॉमिनल रेट के हिसाब से, तो उसमें उसके आकार के हिसाब से तो यूएस नंबर 1 पे, $18 ट्रिलियन है इसकी करीबन। और सेकंड नंबर पे चाइना है, $11 ट्रिलियन है, ये ट्रिलियन है, ट्रिलियन ये ठीक है। और ये जापान है। ये मतलब देखिए, बिलियन मिलियन क्या होता है, मतलब अगर आप कोई भी नंबर है, मिलियन मतलब है 60। अगर आपने 1 मिलियन लिखा है तो एक के बाद 60 कर दो आप,
ठीक है, बिलियन क्या होता है, एक के बाद 9 जीरो। और फिर ट्रिलियन क्या होता है, एक के बाद 12 जीरो। तो आप ये ऐसे याद रखिएगा। ये है मिलियन। मिलियन मतलब अगर 1 मिलियन लिखा है तो एक के बाद 6 जीरो। बिलियन मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख। फिर बिलियन यानी कि एक के बाद 9 जीरो, और ट्रिलियन मतलब होता है एक के बाद 12 जीरो। तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो 18 ट्रिलियन डॉलर है ओवरऑल, अगर आप रियल रेट के हिसाब से देखेंगे जीडीपी का। सेकंड नंबर पे चाइना 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और थर्ड पे जापान है, 4 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया की 2.1 हो गई है। ये 2015 का था डेटा। इस समय अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो इंडिया, अगर आप ओवरऑल ये जो जीडीपी का रेट है उसके हिसाब से तो इंडिया 7वें नंबर पे है। और लेकिन अगर आप पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो फिर चाइना नंबर 1 पे हो गया था 2015 में। और जीडीपी अगर आप पीपीपी बेस में देखें तो चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर थी और यूएसए की 17 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया उसमें थर्ड नंबर पे है। इसीलिए इंडिया को बोलते हैं कि जीडीपी के मामले में इंडिया नंबर 3 पे आ गया। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से होता है वो एक्चुअली, कि कितना आप परचेज कर सकते हैं। कि अगर कोई बॉस बास्केट लें और उसको इंडिया में खरीदें फिर उसको यूएस में खरीदें, तो उस हिसाब से उसको जज करते हैं। ये आप याद रखिएगा फिर। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना नंबर 1 पे हो गया था 2015 में। और ओवरऑल अगर देखेंगे जीडीपी, जो रियल अगर उसमें देखेंगे तो उसमें यूएसए है। फिर उसी हिसाब से सर्वाधिक पर कैपिटा जीडीपी वाले जो नेशन है कौन से हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले राष्ट्र। सबसे ज्यादा अगर आप ये रियल वाले में देखेंगे तो ये लग्जमबर्ग है, 1 लाख डॉलर पर हेड है ये। सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड नंबर पे मकाऊ है। इंडिया का 138 138वां प्लेस है इसमें ओवरऑल। सिर्फ $1582 अगर रियल देखेंगे आप तो। और पीपीपी अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे पर कैपिटा इनकम, तो उसमें कतर है, मिडिल ईस्ट का कंट्री है ये। फिर लग्जमबर्ग है, और फिर ये सिंगापुर है थर्ड नंबर पे। इंडिया है 122nd नंबर पे है इसमें। उसके हिसाब से अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में पर हेड जो यानी कि हर बंदा $6,000 कमाता है। और रियल देखेंगे तो $1,500 के करीब कमाता है, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास। 1500 इंटू 66 कर दीजिए आप। तो ये है कुछ न्यूज़ ये इकोनॉमी की। फिर इंडिया और चाइना की स्ट्रेटेजिक जो समिट हुई थी, फोर्थ हुई थी, तो चौथी सामरिक वार्ता हुई थी, उसमें नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। उसको लीड किया था अरविंद पनगरिया ने, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। 21 इसमें एग्रीमेंट हुए थे। तो ये पूछ सकते हैं कि इंडिया और चाइना की समिट कहाँ पे हुई थी, ये स्ट्रेटेजिक समिट कहाँ हुई थी। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक समिट ये फोर्थ हुई थी न्यू दिल्ली में। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिया के ऊपर जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो है $485 बिलियन, यानी कि 485 अरब डॉलर या तो 485 बिलियन डॉलर। बिलियन को हिंदी में बोलते हैं अरब, और ट्रिलियन को बोलते हैं खरब। तो ये है इसमें। और इंडिया पर जो टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है $485.6 है। और वो आरबीआई की रिपोर्ट है इसमें। और ये जीडीपी का मतलब इंडियन जीडीपी का कितना परसेंट है, 23.7% है। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसमें दीर्घकालीन यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन है वो है $402.2 बिलियन, यानी कि 82% लॉन्ग टर्म लोन है। और अल्पकालिक यानी कि जो शॉर्ट टर्म है वो है 17%, $83.4 बिलियन। और मार्च 2016 तक का अगर ये डेटा है टोटल, ये 32, ये कितना करोड़ है, ये 32 लाख करोड़ के आसपास, काफी ज्यादा है। $485 बिलियन है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व है सिर्फ $366 बिलियन, और उससे भी ज्यादा है ये हमारे ऊपर लोन एक्सटर्नल डेब्ट। अगर आप बाकी कंट्रीज की देखेंगे इसमें, देखिए बाकी कंट्रीज का भी देख लीजिए इसमें, कि जैसे चाइना के ऊपर भी है, जो टोटल चाइना के ऊपर है $960 बिलियन है। लेकिन उसका जो फॉरेक्स रिजर्व चाइना का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व टू अगर डेप्थ देखेंगे तो 400% है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है $366 बिलियन, लेकिन ये एक्सटर्नल ये जो लोन कितना है 485। तो अगर इस फॉरेक्स रिजर्व से आप इसको लोन को आप डिवाइड करेंगे तो 65.5% होगा ये। तो इसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड का दिया हुआ है। तो ये न्यूज़ थी, आप याद रखिएगा। ये आ सकता है कि इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है कितना है, $485.6, $485.6 बिलियन, आरबीआई की रिपोर्ट है ये।
और ज़्यादा जो इसमें लोन है वो है लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला बहुत कम है, 17% है सिर्फ। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखिए, प्रतियोगिता दर्पण की दिसंबर की 2016 की मैगजीन की हैंड रिटन समरी है। अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं, जो कि यूपीपीएससी टारगेट एक ग्रुप है फेसबुक में, उस पे अपने नोट्स अपलोड करते हैं, और उन्होंने ये बोला है, हमसे शेयर किए कि हम ये वीडियो बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे हेल्प मिल सके। तो ये फोर्थ पार्ट है, थ्री पार्ट हम देख चुके हैं, ये फोर्थ पार्ट है। इकोनॉमी की न्यूज़ हम देख रहे थे, और इसमें जो प्रमुख बंदर गांवों पर ये माल ढुलाई है, उसमें 5.1% की ग्रोथ दर्ज की गई है रुपए में, ओवरऑल मतलब इनकम में। कांडला गुजरात में है, एक पोर्ट है, काफ़ी फेमस है, और इसकी जो ये 53.9 मिलियन टन है इसकी ये लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं, मतलब ये जो टोटल माल ढुलाई ढुलाई वाली कैपेसिटी 17.1% इसमें सर्वाधिक ये हुई है इसमें। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो माल ढुलाई में सर्वाधिक हुई 61.3% की वृद्धि। ये मारमा गांव जो गोवा में पोर्ट है उसमें हुई है। जितने भी पोर्ट हैं इनका प्रबंधन ये नौवहन मंत्रालय के अधीन है, ये जो शिपिंग कॉरपोरेशन वाला ये मिनिस्ट्री है। एन्नौर एक बंदरगाह है, वो सिर्फ कंपनी के रूप में प्रशासित है। ये देखिए एक अलग फैक्ट लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो बंदरगाह यानी कि पोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में 48 पोर्ट हैं। सेकंड नंबर पे गुजरात है 42। फिर ये फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर ये न्यूज़ है, नाइन्थ, कि अब इंडिया ने अभी तक का अपना हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व अचीव कर लिया है, $366 बिलियन है ये। देखिए फॉरेक्स यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूपीएससी में, और स्टेट में भी आता है इसीलिए। तो फॉरेक्स यानी कि 366 जो $1 बिलियन है, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो किसका होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स का। देखिए देखिए 367 इसमें दिखा रहा है, और इसमें 342 जो है, 342 है इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब जो दूसरी कंट्री की करेंसी होती है वो हम रखते हैं जो भी इंपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड। तो फॉरेक्स में क्या क्या आता है, एफसीए यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट प्लस गोल्ड, और प्लस एसडीआर यानी कि ये ड्राइंग राइट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और प्लस रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। तो ये चार कंपोनेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। सबसे ज्यादा होता है फॉरेन करेंसी एसेट, देखिए $342 बिलियन तो वही है। फिर $20 बिलियन के आसपास है गोल्ड का, और फिर एसडीआर है, नहीं फिर रिजर्व ट्रांच है $2 बिलियन का, और फिर एसडीआर यानी कि $1.4 बिलियन का। तो ये फॉरेक्स के कंपोनेंट थे, और ये अभी तक का इंडिया का हाईएस्ट अचीव हो गया है। फिर इंडिया में जो टेली डेंसिटी होती है, टेली डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर 100 लोगों में कितने नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन हैं, तो वो होता है टेली डेंसिटी। देखिए लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है ये। तो पूरे इंडिया में अगर आप देखिए टीआरएआई की रिपोर्ट है ये, इसमें देख लिए टोटल जो ये टेली डेंसिटी हो गई है अब इंडिया में, वो हो गई 83.2%। यानी कि हर 100 लोगों के पास इंडिया में 83 मोबाइल हैं। हालांकि ये जो अर्बन टेली डेंसिटी काफी ज्यादा है, अर्बन टेली डेंसिटी हो गई 153.22, यानी 100 लोगों के पास 153 मोबाइल हैं। रूरल टेली डेंसिटी कम है, ये सिर्फ 51 है, यानी कि 100 लोगों के पास सिर्फ 51 मोबाइल है। यानी कि मोबाइल नहीं, मतलब टेलीफोन कनेक्शंस हैं। और ये मतलब हर जगह जितने भी 100 लोगों में कितने टेलीफोन कनेक्शन है। अब इसमें देखिए एक और चीज है कि जो टेलीफोन कनेक्शंस हैं जितने भी अभी इंडिया में, वो हो गए हैं टोटल, ये देखिए शहरी क्षेत्र में हो गए हैं। ये टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा ये देखिए ये ओवरऑल टेली डेंसिटी है 83.2, और वायरलेस है इसमें 81.26, और वायरलाइन हो गया 1.94। यानी कि अब आजकल ज़्यादातर लोग ये वायरलेस ही यूज़ कर रहे हैं सब। तो इसीलिए जो लोकल वाले लैंडलाइन और ये वायरलाइन वाले हैं वो काफ़ी कम हो गया है, सिर्फ 2% है वो पूरे इंडिया में, मतलब 83% में सिर्फ 2% है वो। अर्बन की ज़्यादा है, याद रखिएगा, और रूरल की कम है। तो ये एक न्यूज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वही इसमें लिखा हुआ है हिंदी में कि टोटल टेली डेंसिटी इंडिया की कितनी हो गई, 83.04 हो गई है, यानी कि 100 लोगों के पास 83 टेलीफोन कनेक्शन है। अर्बन एरिया में 153 है, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में 51 है। सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी कहाँ पे है, दिल्ली में है, ये 234 है, यानी कि 100 लोगों के पास 234 कनेक्शन है। फिर सबसे कम है बिहार में 55 है, और
यूपी का नंबर है फोर्थ, यानी कि 66% है यहाँ पे। सिर्फ 100 लोगों के पास सिर्फ 66 टेलीफोन कनेक्शन है। टोटल कनेक्शन कितने हैं इंडिया में? 105 करोड़। वायरलेस उसमें से कितने? 103 करोड़। देखिए वायरलेस सबसे ज्यादा है, 2 करोड़ सिर्फ वायरलाइन वाले बच्चे हैं। और सबसे बड़ी जो मोबाइल सेवादाता कंपनी है वो है भारतीय एयरटेल। ये एयरटेल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये थी इससे। टेली डेंसिटी से तात्पर्य होता है प्रति व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन, तो वही मैंने लिखा है इसमें इंग्लिश में यहाँ पे। फिर देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया के ऊपर, जैसे भी मैंने बताया था आपको कि 485 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेप्ट है इंडिया के ऊपर, तो ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के ऊपर है, जितनी भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री है सबके ऊपर है। देखिए टोटल अगर आप लीस्ट देखेंगे पूरी कंट्रीज की बाई एक्सटर्नल डेप्ट, तो सबसे ज्यादा यूएसए के ऊपर है। वो अगर आप उसकी जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो यूएसए की जीडीपी से भी ज्यादा है वो। जीडीपी का 114%, मतलब 1.14 टाइम्स जितनी वैसे की जीडीपी 18 बिलियन डॉलर के, 18 ट्रिलियन डॉलर, उससे भी ज्यादा उस पर डेप्ट है। सेकंड नंबर पे यूके है, उसकी जीडीपी, उसका जो डेप्ट है वो तो 500 से भी ज्यादा परसेंट पे है। फ्रांस है थर्ड नंबर पे, फिर जर्मनी है। सबसे ज्यादा जो ऋण भार वाला देश है, यानी कि सबसे ज्यादा लोन जिसपे है वो है यूएसए। और देखिए सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल डेप्ट वाले जो कंट्री है सब वो 20, जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी है, और इंडिया का स्थान है इसमें 25th। मतलब इंडिया का अगर ओवरऑल डेप्थ देखेंगे तो 25th नंबर पे आता है। विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा है चाइना का डेप्ट, फिर ब्राजील का, थर्ड नंबर पे भारत है। और जीएनआई के परसेंटेज के हिसाब से जो इंडिया का विदेशी यानी कि एक्सटर्नल डेप्ट था वो 22.7% था। ये भी हमने देखा था, ये देखिए लिखा हुआ है। चाइना का ये देखिए एक्सटर्नल डेप्ट कितना, 960 बिलियन डॉलर है। इंडिया का है ये 485 के आसपास है ये। तो ये है, ये इसमें न्यूज़ थी। बाकी आगे बढ़ते हैं फिर ये कुछ ये नॉर्मल जीके से रिलेटेड है। देखिए नोबेल जो पुरस्कार हुए थे उसके रिलेटेड न्यूज़ है ये। दिसंबर में दिए जाने हैं, 10 दिसंबर को। और फिर नोबेल के इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप इसमें देख लेना। फिर भी मैं ये एक समरी ये बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। देखिए मेडिसिन का किसको मिला है, ये बस आप नाम याद रख लीजिए और कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। बाकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेडिसिन का मिला है योशी नोरी ओशुमी को, और इन्होंने ऑटोफेगी से रिलेटेड डिस्कवरी की है, इसके लिए मिला है। केमिस्ट्री का किसको मिला है, जीन पियरे सोवाज और सर जे फ्रेजर स्टुडार्ट और बर्नार्ड एल फेरिंगा, इनको किसके लिए मिला है, फॉर द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिकुलर मशीन्स। फिजिक्स का मिला है डेविड जे थॉस, एफ डंकन, एम हेल्डन, जे माइकल कोस्टन, उनको किस लिए मिला है कि फॉर द थ्योरेटिकल डिस्कवरी ऑफ टोपोलॉजिकल फेज एंड ट्रांजिशन एंड टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर। टोपोलॉजिकल आप टर्म याद रखिएगा, फिजिक्स में इसलिए दिया गया है। लिटरेचर को बॉब डायलन का, लिटरेचर का नोबेल बॉब डायलन को मिला है जो कि यूएसए के हैं, और इनको पोएटिक एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए मिला है। ये पहली बार है ऐसा कि किसी म्यूजिक से रिलेटेड बंदे को मिला है लिटरेचर का। पीस का मिला है जुआन मैनुअल सेंटोस, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है। कोलंबिया में जो सिविल वॉर चल रहा था काफी दिन से, 50 सालों से, उसको एंड करने के लिए जो एफर्ट्स इन्होंने लगाए थे उसके लिए मिला है इनको नोबेल का पीस। फिर इकोनॉमिक सर्विसेज का मिला है ये ओलिवर हार्ट एंड बंगस्ट होलस्टॉम को, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के में कंट्रीब्यूशन के लिए। बस ये इसमें आप याद रखिएगा, वही चीज इधर हिंदी में लिखी हुई है। टर्म आप याद रखिएगा बस कि इकोनॉमी का किसके लिए मिला है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए। पीस का किसके लिए मिला है, कोलंबिया के राष्ट्रपति को, सिविल वॉर को एंड करने के एफर्ट्स के लिए। लिटरेचर का किसको मिला है, बॉब डायलन को, यूएसए के लिए। फिर ये फिजिक्स का मिला है टोपोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए, और केमिस्ट्री का ये मॉलिकुलर मशीन्स, मतलब नैनो मशीन्स के डिजाइन के लिए, और मेडिसिन का ऑटोफेजी के लिए। तो यही इसमें लिखा हुआ है हिंदी में। फिर राइट लाइवलीहुड जो अवार्ड है 2016 का, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, यानी कि वैकल्पिक नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2016 का। ये किसको किसको मिला है, व्हाइट हेलमेट इसको मिला है, ये सेल्फ, ये स्वयं सेवी नागरिक संगठन है। फिर स्वेतलाना ये को मिला है, ये रूसी ह्यूमन राइट्स की वर्कर हैं। और भी 2 लोगों को मिला है ये, आप देखिए। ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे नाम तो नहीं पूछते हैं। ये पूछ सकते हैं कि राइट लाइवलीहुड का वैकल्पिक, राइट लाइवलीहुड को वैकल्पिक नोबेल भी बोलते हैं। तो ये इसमें है। फिर नादिया मुराद जो कि याजिदी की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको मिला है वॉक्लो हावेल मानवाधिकार पुरस्कार। पॉल बीटी यूएसए की हैं, इनको मैन बुकर का पुरस्कार मिला 2016 का।
किस उपन्यास के लिए? द सेल आउट। तो पॉल बीटी जो कि यूएसए के हैं, उनको मैन बुकर का पुरस्कार मिला है 2016 का द सेल आउट के लिए। ये 4 पार्ट है, अगले पार्ट में देखते हैं बाकी। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण की दिसंबर 2016 की हैंड रिटन समरी है, अजू अजेंद्र राठौड़ जी के नोट्स हैं ये, और ये लास्ट लास्ट पार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, 5th पार्ट है ये। और इसमें हम देख रहे थे जीके, जो नॉर्मल पर्सन इन न्यूज टाइप की, और ये जो डेथ्स वाली जीके होती है। तो पॉल बीटी को मिला है, अब ये जो कि यूएसए की है, मैन बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए? द सेल आउट के लिए। फिर उत्तम सिंह को मिला है लता मंगेशकर का पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार 2016 के लिए। ये फेमस संगीत निदेशक व वायलिन वादक हैं। पवन कुमार चामलिंग को मिला है टेरी का सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार। फिर अरिस्का पुत्री पैर तीवी, ये इनका नाम है, इनको मिला है मिस ग्रांड इंटरनेशनल, जो कि इंडोनेशिया की हैं ये। इसका आयोजन हुआ था यूएसए में, लास वेगास में, और इंडिया की तरफ से पांखुड़ी गिड़वानी गई थी मिस ग्रांड इंटरनेशनल के लिए। ब्यूटी पेजेंट टाइप की जो इवेंट्स होती हैं वही है। थीम था इसका स्टॉप द वॉर एंड वायलेंस, और अगला आयोजन होगा इसमें 2017 वियतनाम में, मतलब अगली बार होगा वियतनाम में। फिर लुआ झुओ हुई, जो भारत में चाइना की राजदूत हैं ये। रेणुपाल हैं ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत। अरुधंती भट्टाचार्य के, जो ये एसबीआई की चेयरपर्सन है, इनका ये जो भी कार्यकाल है उसमें एक वृद्धि हो गई 1 साल की, अरुधंती भट्टाचार्य। फिर ये निधन है या फिर ऑबिट्यूरी है ये कुछ फेमस हैं, जैसे कि भूमिबोल अदुल्येज, ये थाईलैंड के जो किंग थे, 70 सालों से थाईलैंड के सम्राट थे, और इस मौजूदा अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे लंबे समय तक ये राजगद्दी पर रहे, और 1946 यानी कि 1946 को 18 ईयर में सिर्फ इनकी राजगद्दी हो गई थी, राजपोशी हो गई थी। इनका अभी डेथ हो गई है। थाईलैंड के जो किंग हैं, तो इनका नाम है भूमिबोल अदुल्येज। ये बस याद रखिएगा, 70 साल से थे थाईलैंड के नरेश। फिर शिमोन पेरेज, ये इजराइल के राजनीतिक रहे। फिर जुंको तबई, ये जो जापान की थी, ये एवरेस्ट पे मतलब ये आरोहण करने वाली पहली महिला थी। एवरेस्ट सबसे पहले इन्होंने किया था फतेह। जंको तबई, एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है इनका नाम। जापान की है ये, और विश्व के सभी जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं, सातों जगह ये पर्वत, जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वहां पे सफल आरोहण करने वाली पहली महिला थी ये। फिर दारियो फो, ये इटली के प्रख्यात नाटककार, अभिनेता, गीतकार थे, और 1997 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल में मिला था। इनका भी डेथ हो गई है। फिर ये कुछ सम्मेलन है, जैसे कि विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट ये प्रणब मुखर्जी जी ने। फिर नेशनल जो कल्चरल फेस्टिवल था, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। आईएनएस तिहायु जो है ये भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में शामिल हो गया है। पीपल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस, यानी कि पीआरजेए, प्रजा, ये जो इरोम शर्मिला है, जिन्होंने अभी अपना फास्ट तोड़ा है कई सालों के बाद, मणिपुर की हैं, जो एएफएसपीए यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के विरोध में ये फास्ट कर रही थी, और इनको जबरदस्ती फोर्सफुली फीड किया जाता था। तो इन्होंने अपनी अभी फास्ट तोड़ दिया, और इन्होंने नई पार्टी बना ली है, नई पॉलिटिकल पार्टी। उसका नाम क्या है? प्रजा, पीपुल पीपल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस। तो ये इनका नाम है, पार्टी का नाम याद रखिएगा। और ये इरोम शर्मिला के द्वारा, ये कहाँ की है? मणिपुर की। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर साइरस मिस्त्री, जो कि अभी 2-3 साल पहले हुए थे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, ये रतन टाटा के बाद बने थे, इनको हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री एक्चुअली ये जो शाहपुर जी पालन जी कंपनी है, उसके उससे रिलेटेड है ये। और जो टाटा है पूरा, टाटा ग्रुप एक्चुअली टाटा सन्स चलाता है उसको, और टाटा सन्स में साइरस मिस्त्री के जो कंपनी है शाहपुर जी पालन जी, उसकी 30% के करीब पार्टनरशिप, ये हिस्सेदारी है उसमें। तो मतलब उसमें फिर भी इनको बिना किसी कोई भी सलाह लिए हुए इनको हटा दिया गया, तो जो टाटा सन्स के बोर्ड ने है। फिर एंटोनियो गुतरेस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं, ये 9th है ये। पुर्तगाल के ये पूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि पुर्तगाल के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, एंटोनियो गुतरेस।
ये यूएनओ के नए ये महासचिव बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। तो ये आप इनका नाम याद रखिएगा। उड़ान एक स्कीम आई थी, उड़े देश के आम नागरिक, यानी कि ये 1 घंटे तक की उड़ान का किराया 2,500 रुपये तक होगा। और अभी जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए और जो भी ये छोटे छोटे हेलीपैड्स बना के और जितने भी छोटे जो सिटी हैं उसमें भी ये एयर ट्रैवल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं, उसी डायरेक्शन में है ये स्कीम, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। फिर ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फुटबॉल में अंडर 17 जो फीफा विश्व कप है 2017 में होगा भारत में। और 2017 ये अंडर 17 फीफा का जो महिला विश्व कप था उसमें विनर थी उत्तर कोरिया, आयोजन हुआ था जॉर्डन में। अगला जो अंडर 17 महिला विश्व कप होगा 2018 में उरुग्वे में होगा। फिर विश्व कप 2018 होगा फीफा का, वो होगा रशिया में। और उसका शुभांकर है जावी वाका। स्पेस सूट पहने एक भेड़िया है ये। इसका अर्थ है जो अधिक गोल करे। फिर इंडिया की जो फीफा में रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई थी अभी। अब इंडिया की पोजीशन है 137th। ये इम्प्रूव होने के बाद भी इतनी है। 211 कंट्री में इंडिया 137th है इंडिया में फुटबॉल की रैंकिंग में। अगर आप वर्ल्ड वाइड लेंगे वो नंबर 1 है अर्जेंटीना मेल में, और फीमेल में नंबर 1 फुटबॉल में टीम यूएसए। तो नंबर 1 मेल फुटबॉल टीम कहाँ की है? अर्जेंटीना की है। नंबर 1 फीमेल फुटबॉल टीम है यूएसए की। ब्रिक्स का अंडर 17 जो कप हुआ था उसका आयोजन हुआ था गोवा में, और उसकी विजेता यानी कि विनर टीम थी ब्राजील। क्रिकेट में फिर अभी इंडिया इंटरनेशनल की जो टेस्ट सीरीज हुई थी, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था। मैन ऑफ द सीरीज आर अश्विन को मिला था। आर अश्विन अभी तक इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले प्लेयर बन गए। 13 इन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें से 7 जीते हैं। फिर ये विराट कोहली टेस्ट मैचों में 2 बार दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी जो श्रृंखला हुई थी, दक्षिण अफ्रीका 5-0 से जीता था। पहला अवसर था जब ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया है इसको। ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप हुई है मतलब। तो दक्षिण अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया था ऑस्ट्रेलिया को। फिर इंडिया भारत ये जो कबड्डी विश्व कप हुआ था उसका विजेता बन गया। तो इंडिया विनर था। कबड्डी जो वर्ल्ड कप हुआ था, लगातार तीसरी बार इंडिया इसका कबड्डी वर्ल्ड कप का विजेता बना। इस बार पाकिस्तान को पार्टिसिपेट नहीं, इनवाइट नहीं किया गया था, और ईरान को हराया था फाइनली इंडिया ने। फाइनल में उसके कप्तान थे अनूप ठाकुर, और इसका आयोजन हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में। तो इंडिया कबड्डी वर्ल्ड कप का 3rd टाइम लगातार विजेता बना है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा फैक्ट वाइज, कि कबड्डी विश्व कप विजेता इंडिया इस बार भी बना है लगातार तीसरी बार, और ईरान को हराया था फाइनली फाइनल में। फिर भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का भी विजेता है हॉकी में 4th टाइम। पाकिस्तान को हराया 3-2 से, और आयोजन हुआ था मलेशिया में। कप्तान पीआर सीजेस। फिर राष्ट्रीय हाई कोर्ट टेनिस 2016 में मेल में विष्णुवर्धन जीते और फीमेल में रिया भाटिया। चाइना ओपन टेनिस ने मेल में एंडी मरे जीते जो कि ब्रिटेन के हैं, और फीमेल में एग्निस्का रांदवॉस्का जो कि पोलैंड की हैं। रशिया जो ओपन बैडमिंटन हुआ था उसमें ये महिला एकल में ऋतिका शिवानी और एन सिक्का रेड्डी व प्रणव जेरी चोपड़ा जीते थे मिक्स्ड डबल्स में रूसी ओपन बैडमिंटन में। फिर जीतू राय ये विश्व कप निशानेबाजी में रजत पदक जीते 50 मीटर पिस्टल में। इटली में होता 56 जो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स हुई है उसमें रेलवे को ओवरऑल चैंपियनशिप मिली है। फिर ये राइडर कप है, ये यूएसए विजेता हुआ। ये राइडर कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। यूएस और यूरोप के बीच में हुआ था ये। 2018 में फ्रांस में होगा, 2-2 साल के अंतराल पे होता है। राइडर कप किससे रिलेटेड है? ये गोल्फ से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा बस इसमें। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कुश्ती आयोजन हुआ था गोंडा में, रेलवे ओवरऑल चैंपियन बना साइना नेहवाल। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक्स कमीशन की सदस्य बन गई हैं अभी। ये कुछ और है, अभी लेटेस्ट आया था ये, कि 2016-17 का जो यश भारती सम्मान है, यश भारती जो पुरस्कार होता है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे इंडिया का भारत रत्न है, वैसे ही यश भारती उत्तर प्रदेश का 71 हस्तियों को मिला है। 47 हस्तियां उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पुरस्कार में जीती हैं ये। और विश्व भारती पुरस्कार
डॉक्टर जगन्नाथ पाठक को मिला है। तो यश भारती यूएस ये उत्तर प्रदेश शासन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। 71 लोगों को मिला है। तो ये हुई दिसंबर की कंप्लीट दिसंबरी। अक्टूबर की चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।